जनरली बेटा सेट थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे अगर तो उसकी पर्टिकुलर कुछ नोटेशन होगी। तो पूरे चैप्टर में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से टाइप के सेट होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यूनियन, क्या चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, प्रोसेसेस ऑन सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है व्हाट इज सेट। तो जनरली सेट इटसेल्फ इज एन अनडिफाइंड टर्म। सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म। ऐसी कोई प्रॉपर डेफिनेशन सेट की नहीं हो सकती है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसा भी बोला जा सकता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ऑलवेज ऐसा हो जरूरी नहीं है। सेट के अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हमारे पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे हम सेट के एग्जांपल लेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में सेट एक अनडिफाइंड टर्म ही है। सेट होता क्या है, तो उसके लिए उसकी नोटेशंस देखेंगे। सबसे पहले नोटेशन। सेट की नोटेशन होती है बेटा कैपिटल लेटर फ्रॉम ए टू जेड। ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स को हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। सेट के अंदर एक होता है एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन होती है स्मॉल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। दो चीजों से सेट बनता है। एक तो सेट खुद एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर मिलने वाले ऑब्जेक्ट है, और उन ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या उन एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। कोई भी सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन चीजों को लिखना होगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल a स्मॉल b 1.3 √2 5 मैथ्स, तो ये सारा सेट का एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे है या जितने मैंने यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं या मैथ्स लिखा है या √2 या √5, ये सारे सेट के एलिमेंट्स हैं। तो एक चीज नोट करने लायक ये है कि सेट के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। सेट का हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होगा। तो ऐसे बहुत सारे रूल है जिसको आगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बच्चों ऊपर देखा हमने कि वहां पे a आ रहा है, b आ रहा है, 1.3 भी आ रहा है, तो इनका अंदर अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। हमने लिखा था सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म। उसका यही रीजन है कि जो एलिमेंट्स हम लिखने वाले हैं सेट के अंदर, उनका एक दूसरे के साथ कोई ऐसा रिलेशन होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैंने a b c d ऐसा करके छोड़ दिया होता तो वो सारे इंग्लिश अल्फाबेट बन जाते, तब वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन ऐसा ऑलवेज हो वो जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनका अंदर अंदर कोई रिलेशन ना हो, ऐसे एलिमेंट्स को अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, जैसे सेट ए बनाया है, तो वो एक अनडिफाइंड टर्म के जैसे बिहेव करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, और लिस्टिंग मेथड, और इसका नाम है टेब्यूलर मेथड। दूसरी है सेट बिल्डर मेथड। इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी मेथड। रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड नाम से ही पता चल जाएगा कि इस मेथड के अंदर हम एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड से हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू a b c d,
तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को लिस्ट किया है, इस सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे उनको मैंने लिस्ट किया हुआ है। जब हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे तो वो होगा हमारे रोस्टर मेथड के अंदर। b इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं 1 2 5 -3 -4 एटसेट्रा। तो ये जो है वो सेट b भी हमारा रोस्टर मेथड से बना हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए कि क्या किसी एलिमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं, क्या इनके ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस है, या फिर एक ही एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट के साथ मर्ज हो रहा हो। जैसे कि मैं c इक्वल्स टू लिख दूं 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 तो वापस रिपीट हो रहा है दोनों एलिमेंट्स के अंदर, तो क्या ये वैलिड होगा? तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें रूल पढ़ने होंगे। तो रूल फॉर रोस्टर मेथड, रूल फॉर रोस्टर मेथड, क्या होते हैं रोस्टर मेथड के रूल? तो फर्स्ट है कि जो भी एलिमेंट्स है उनके ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस, नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर इन रोस्टर मेथड, नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर मेथड। क्या मतलब हुआ इसका कि सेट ए के अंदर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, सेट बी के अंदर मैं लिख रहा हूं 2 3 4 1, सेट सी के अंदर मैं लिख रहा हूं 1 3 4 2। तो ऐसी सिचुएशन में सेट ए बी एंड सी तीनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स चारों एलिमेंट्स तीनों सेट के अंदर सेम है, और अगर मैं उनकी सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ और रूल फॉर रोस्टर मेथड, ये हमने मेंशन किया है कि नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, यानी कि इनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है, और सारे एलिमेंट सब में प्रेजेंट है। तो ये तीनों सेट कैसे बन गए? इक्वल। तो सेकंड, ईच एलिमेंट शुड बी separated by कॉमा, यानी कि हमने ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि हर एक एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे मैंने एक सेट बना दिया a इक्वल्स टू ए पी एल ई ए डबल पी एल ई, यानी कि एप्पल। तो ये वाले चारों एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड है, यानी कि एक अलग अलग एलिमेंट के जैसे बिहेव करेंगे, और लास्ट में उनका नाम एप्पल में, ये सारे रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो रिपीटेशन में काउंट नहीं होगा। तो ईच एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करने पे वो एक डिफरेंट एलिमेंट के जैसे बिहेव करेगा। थर्ड रूल है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउडेड इन रोस्टर मेथड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू लिख दूँ a b c d a, तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट नहीं होगा, बिकॉज एलिमेंट a इज प्रेजेंट ट्वाइस इन द सेम सेट। अगर मैं ऐसा लिख दूँ b इक्वल्स टू a b c a b c, तो ये वैलिड है, क्योंकि एज एन एलिमेंट ए वापस से रिपीट नहीं हो रहा है। ए वापस से ए बी सी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एक इंडिविजुअल एलिमेंट के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है वहां पे। तो ये एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन हुआ। जैसे मैं c इक्वल्स टू लिख दूं 1 2 3 4 5 2 4 8, तो ये वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है एलिमेंट का। अगर बेटा फाइनाइट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पहले से पता है कि कितने हैं सेट के अंदर, लेकिन किसी सीक्वेंस को वो फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल को हम ऐसे लिखने वाले नहीं हैं, लेकिन उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 6 ही होगा, उसके बाद 7 ही होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको 3 डॉट करके छोड़ सकते हो। जैसे 3 डॉट करके हमने इसको
कंप्लीट कर दिया तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेट के रिप्रेजेंटेशन में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है तब उनको ऐसे ही लिस्ट करने में हमें फायदा होगा। उसमें अगर इनफाइनाइट तक इसको लिखते रहे तो इसका कोई एंड ही नहीं है। तो वहां पे अगर 3 डॉट करके मैंने छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसी सीक्वेंस को आगे ये सेट कंटिन्यू करेगा। अगर मैं इसके बाद 8 को कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो वो मेरी गलती होगी। लिखने वाले का मीनिंग क्या है कि 7 के बाद ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो होगी। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट पता है, सपोज मैं लास्ट एलिमेंट क्या है वो जानता हूं, जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7, नेक्स्ट एलिमेंट आप जानते ही हो क्या होगा 9, उसके बाद 11, तो ऐसे करके लास्ट में सपोज 99 तक जा रहा हूं और मुझे पता है कि एंड एलिमेंट की वैल्यू 99 है, तो मैं क्या करूंगा लास्ट में 99 लिख के वहां पे छोड़ दूंगा। तो इसका यही मतलब होगा कि 1 3 5 7 9 सीक्वेंस में कब तक चलेगा, जब तक लास्ट एलिमेंट 99 ना आ जाए, और बीच वाले एलिमेंट्स को मैं बिना लिखे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ऐसे रोस्टर मेथड के अंदर मैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करूं तो इतने रूल को मैं ऑलवेज फॉलो करूं तो ही वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होगा। दूसरी मेथड है हमारी सेट बिल्डर मेथड। सेकंड जो हमने लिखा था वो है हमारा सेट बिल्डर मेथड। अब फर्स्ट ये पता नहीं चलेगा हमें कि कब लिस्टिंग मेथड को यूज करें और कब सेट बिल्डर मेथड को यूज करें। तो बेटा यहां पे जो लिखा है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जब आपका सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से बना हुआ हो तब आप सेट बिल्डर मेथड को यूज कर सकते हो। थोड़ा और इजी समझे कि अगर मुझे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो नेचुरल नंबर का सेट n क्या होता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर से लिखूं, ये हमारा रोस्टर है, रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल नंबर्स का। लेकिन एक प्रॉपर्टी है इसकी, इसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहां पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये मैंने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी। तो प्रॉपर्टी लिखते ही क्या हो गया कि सेट बिल्डर मेथड में हमें करना क्या था, प्रॉपर्टी मेथड से रिप्रेजेंट करना था। कोई भी ये चीज पढ़ेगा और वहां से अगर सेट को डेवलप करेगा तो उस प्रॉपर्टी के को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स यही होंगे और वापस से मुझे सेम सेट मिल जाएगा जो कि मैंने लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड से लिखा हुआ था। यानी कि जब सेट की वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी हो अपने पास तब हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी मेथड से यूज या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं सेट ऑफ बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अगर मैं सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट बता रहा हूं तो ऑलवेज क्या होगा कि सबको पता है कि इसके अंदर ए से लेके जेड तक के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसकी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है तो मैं उसको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे एक तीसरा मैं एक सेट बना रहा हूं C इक्वल्स टू एक्स वेर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 x बिलोंग्स टू R। ये प्रॉपर फॉर्मेट है सेट बिल्डर फॉर्म का और यहीं से हमें पता चलेगा कि क्या चीजें ध्यान में लेनी है। तो ऑलवेज ऐसे ही किसी भी सेट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है कंडीशन ऑन वेरिएबल, कौन सी कंडीशन को हमारा वेरिएबल सेटिस्फाई करेगा। और लास्ट में होता है रेफरेंस, कहां से हमें वैल्यू लेनी है वेरिएबल की। यहां पे आपको सिंपल दिख रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू हम कहां से लेंगे, रियल नंबर सेट में से, और किस कंडीशन को हमारा वेरिएबल फॉलो करना चाहिए, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। तो अगर ऐसे ही इसको मैं सॉल्व कर दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होगा इक्वल टू 0 पे, तो इसको फैक्टराइज करने पे एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि बेटा x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे x की कितनी वैल्यू मिल रही है हमें, 2। तो अगर इसी सेट को मैं रोस्टर मेथड से लिख दूं यहां पे
यही वाले सेट को अगर रोस्टर मेथड से लिख रहा हूं तो वहां पे मैं लिख दूंगा 2, 3। तो अगर मैं ऐसे सेट को लिख रहा हूं और उसको समझने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद मैं एलिमेंट्स देख रहा हूं तो ये 2, 3 होगा। सपोज मैंने पहले से ही रोस्टर मेथड से लिख दिया होता 2, 3 तो भी यही सेट बनता। यानी कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भले ही अलग अलग हो, उसके एलिमेंट्स पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं है। अल्टीमेटली क्या है, सेट है और उसके खुद के एलिमेंट्स है। तो हम किसी भी मेथड से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक चीज पक्की है कि एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भले ही चेंज हो जाए, एलिमेंट्स चेंज नहीं होने वाले। क्लियर? तो बेटा यहां तक हमने डेफिनेशन ऑफ सेट क्या थी वो देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है वो देख लिया, उसके रिप्रेजेंटेशन की 2 मेथड थी, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड, वो देख ली। सेट बिल्डर मेथड की फॉर्मेट पे हमने डिस्कशन किया कि वहां पे फर्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, सेकंड हमें उसको कंडीशन देनी होती है और लास्ट में हमें रेफरेंस लेना होता है। उसी के ऊपर थोड़ी और डिस्कशन करें तो जैसे कि मैंने एक सेट C इक्वल टू लिखा है x वेयर x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 x बिलोंग्स टू n। तो ये सिचुएशन में जब हम x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल टू -2। हमारे x की वैल्यू हमें लेनी कहां से है, नेचुरल नंबर सेट में से। ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली नेचुरल वैल्यू हमें चाहिए, बट हियर -3 डज नॉट बिलोंग्स टू n एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो x की ऐसी कोई नेचुरल वैल्यू हमें नहीं मिल रही है कि जो इस दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो यहां से जो हमारा सेट C बनेगा वो नल सेट होगा। नल सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो ये वाला सेट नल सेट के जैसे बिहेव करेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो ये इंपॉर्टेंस होता है रेफरेंस का। अब इसी चीज को अगर मैं D के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं x वेयर x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू z। तो अब यहां से जो सॉल्यूशन में हमें x की वैल्यू मिल रही है -2 एंड -3 बोथ लाई इन द सेट z और इंटीजर नंबर सेट z। तो हियर -2 बिलोंग्स टू z एंड -3 बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यहां से सेट बना दे D तो D के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे -2 एंड -3। पहले जब रेफरेंस हमारा नेचुरल नंबर सेट था, ये नेचुरल नंबर सेट हमारा रेफरेंस था, तब सेट के अंदर एलिमेंट 0 थे, कंडीशन सेम थी। उसी कंडीशन में अगर मैं रेफरेंस चेंज कर लूं, उसको मैं इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर दूं, तो वहां से जो 2 एलिमेंट्स मुझे मिल रहे थे सॉल्यूशन के, वो अब मेरे सेट के एलिमेंट भी बन पाएंगे। तो आप लोगों को पूरी डेफिनेशन कैसे बन रही है या सेट बिल्डर मेथड में कैसे सेट को रिप्रेजेंट करना है वो समझ आना चाहिए। अगर कहीं पे मैंने एलिमेंट को डिक्लेयर कर दिया, कंडीशन भी लिख दी, अगर रेफरेंस नहीं लिखा है तो वो इनकम्प्लीट सेट होगा, यानी कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट नहीं हुआ है और वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं ये दोनों में से अगर हटा दूं x बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू z, तो लगेगा क्या कि दोनों सेट एक जैसे बन गए, लेकिन एक्चुअल में दोनों सेट अलग अलग थे क्योंकि हमने रेफरेंस अलग अलग लिया हुआ है। तो रेफरेंस का इंपॉर्टेंस ये रहेगा, कंडीशन का मतलब आपको अब समझ आ चुका होगा। तो ऐसे हम किसी भी सेट बिल्डर मेथड से भी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। किसी भी सेट की कितनी टाइप्स है, यानी अलग अलग कौन से सेट को हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है एम्प्टी सेट, उसका एक और नाम है नल सेट, उसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फाई, ये सिंबल हमने असाइन किया हुआ है एम्प्टी सेट को। जनरली सेट के लिए हमने कैपिटल लेटर्स फ्रॉम A to Z यूज करना डिसाइड किया था, लेकिन ये फाई एक ऐसा सिंबल है जो कि स्पेशल केस में हमने एम्प्टी सेट को अलॉट किया हुआ है। इससे अलग मैं सेट A इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दूं, जैसे कि A इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये भी नल सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि अंदर सिंबल में अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको फाई लिख दूं तो भी सेम मीनिंग होगा।
तो नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन होती है फाई या फिर ऐसे ब्रैकेट्स। ये दोनों चीजें एक ही सेट को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारा लिस्टिंग या रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड में हमें करना क्या होता है कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिखना होता है, लिस्ट करना होता है। अगर सेट ए के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ब्रैकेट ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। क्या मैं सेट ए को या नल सेट को प्रॉपर्टी मेथड से या फिर हमारी सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आंसर इज यस। अगर मैं b इक्वल्स टू लिख दूं x वेयर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 x बिलोंग्स टू n, ये वाली सिचुएशन में इसके कोई फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। दो एलिमेंट है जिसका आंसर होता है -3 एंड -2, लेकिन वो नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग नहीं करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये भी एक एम्प्टी सेट है। सी में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x वेयर x स्क्वायर इज लेस देन 0 x बिलोंग्स टू r। तो रियल नंबर सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलने वाला जिसका स्क्वायर करने पे आंसर हमारा लेस देन 0 हो, तो इसका भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। वैसे ही x वेयर 2 लेस देन x लेस देन 3 x बिलोंग्स टू n। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो नेचुरल नंबर सेट के अंदर इंटीजर 2 एंड 3 के बीच और कोई इंटीजर नहीं है, तो ऐसा कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वेरिएबल x की कोई वैल्यू मिलने नहीं वाली है। और अगर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये सेट कैसा पड़ा रहेगा? एम्प्टी। तो ऐसा कुछ होता है हमारा एम्प्टी और नल सेट। दूसरा सेट हमें जो पढ़ना है वो है यूनिवर्सल सेट। इसकी भी एक स्पेशल डेफिनेशन देके, इसको एक नोटेशन देके हमने अलग से इसको डिफाइन किया है। यूनिवर्सल सेट, इसके लिए हम कैपिटल लेटर U और उसके आसपास ये सिंबल आपको करना है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी सेट अवेलेबल है उन सबके जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे अगर किसी एक सेट के अंदर डाल दिए जाए तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स या यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ, खुद यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं कर सकते हम, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होने वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन बेस्ड फिनोमिनम है। क्या है इसका मतलब? तो मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि किसी एक क्वेश्चन के अंदर सपोज ए की वैल्यू है 3, 1, 3 एंड 5। सपोज सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 5, 6। तो उस सिचुएशन में अगर मुझे यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट ऐसा बनाना होगा जिसके अंदर सेट ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। एटलीस्ट सेट ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। एटलीस्ट का मतलब उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कम प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। यानी कि यहां पे जो प्रेजेंट है उसमें से कोई यहां पे प्रेजेंट ना हो, कोई मिस हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूं 1, 2, 3 अप टू 10। तो आप अगर देखोगे तो ए एंड बी दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट अगर असाइन कर रहा हूं तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर इसी यूनिवर्सल सेट के लिए मैं एक नया क्वेश्चन देखूं जहां पे सेट ए के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू 99 है एंड सेट बी के अंदर सपोज 1, 5, 9, 13 अप टू ऐसा कुछ दिया हुआ है अनडिफाइंड टर्म तक, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना चाहूं तो ये वाला यूनिवर्सल सेट यहां पे काम नहीं लगेगा। ये दोनों सेट अगर मेरे क्वेश्चन में है प्रेजेंट तो उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट मुझे ऐसा लेना होगा जिसमें एटलीस्ट इतने एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हो। तो सपोज मैं अगर 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट ले रहा हूं, यानी कि नेचुरल नंबर सेट ले रहा हूं, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि जितने भी एलिमेंट सेट ए या सेट बी के अंदर प्रेजेंट है वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। यानी वहां पे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है? नेचुरल नंबर सेट। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या इसी यूनिवर्सल सेट को हमने यहां पे ले लिया होता तो फिर अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि थर्ड एक एग्जांपल के अंदर मेरे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाए, जैसे कि सेट ए के अंदर है -1, -5, -1.305। सेट बी के अंदर एलिमेंट सपोज है 1, 3, 5, 7। अब ये वाली सिचुएशन में फर्स्ट एग्जांपल या सेकंड एग्जांपल दोनों में से कोई भी सेट का एलिमेंट या यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स जो भी है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
तो इसके अंदर और भी ऐसे एलिमेंट्स है जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में नया डिफाइन कर दूंगा R और रियल नंबर सेट। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाता है वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आने वाले हर एक सेट के हर एक एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट हो, ऐसा ही यूनिवर्सल सेट हम डिसाइड कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के रिप्रेजेंटेशन में हम टेब्यूलर मेथड यानी हमारी रोस्टर मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। वो एक रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि जितने भी सेट में, जितने भी क्वेश्चन के अंदर सेट प्रेजेंट है, उन सबके सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर प्रेजेंट हो, वो एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा। तो इतना है हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने एक पढ़ा एम्प्टी सेट, दूसरा हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट। थर्ड हमें जो पढ़ना है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि अगर किसी एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं देखूं तो या तो वो फाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि एक कोई नंबर, या मैं समझ लूं कि 50 एलिमेंट्स है, 500 एलिमेंट्स है, 1000 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो वो एक फाइनाइट नंबर हो, तब इसको फाइनाइट सेट बोला जाएगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो वैसे सेट को हम क्या बता देंगे, इनफाइनाइट सेट। तो ऐसे फाइनाइट सेट में क्या होगा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अ फाइनाइट नंबर, देन इट इज अ फाइनाइट सेट। बहुत सारे 10,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, कितने भी एलिमेंट्स हो, लेकिन काउंट कर सके इतने एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो फाइनाइट सेट के अंडर आएगा। जैसे कि मैं एक सेट बना रहा हूं, A इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 अप टू 9, 9, 9, 9, 9, 9। कितने सारे एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, लेकिन अगर मैं काउंट करने बैठूं तो इसका एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर होगी। तो वैसे सेट को हम क्या बता देंगे, फाइनाइट सेट। दूसरा एक सेट होता है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट जैसे आपने देखा फाइनाइट सेट, वैसे ही पता चल जाएगा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स of given set is infinite, then it is called infinite set। यानी कि किसी सेट के अंदर, जैसे हमारा नेचुरल नंबर सेट है, रियल नंबर सेट है, जैसे एग्जांपल ले ले इसका, तो नेचुरल नंबर सेट में देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर आप लिखते जाओगे तो इनफाइनाइट तक ये नंबर्स जाते रहेंगे। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो ही हमें पता नहीं है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके उस सिचुएशन में उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, इनफाइनाइट सेट। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं Z। तो Z में बेटा -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। यहां पे भी अगर देखोगे तो नेगेटिव इनफाइनाइट से इंटीजर आते 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू आगे फिर इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये सारे इनफाइनाइट सेट बन गए। तो टोटल 4 टाइप के सेट हमने पढ़े। एक होता है एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, दूसरा होता है यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, थर्ड होता है फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, वो एक फाइनाइट नंबर होता है। इनफाइनाइट सेट जैसे मैंने आपको लास्ट दिखाया कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, यानी कि जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं सबसेट। इससे आगे हमने जो पढ़ा वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है सबसेट,
क्या मतलब होता है सबसेट का? तो इसकी नोटेशन पहले देखें। तो नोटेशन ऑफ सबसेट इज दिस, ये आपके सबसेट की नोटेशन है। इसका मतलब अगर मैं ए सबसेट बी लिख दूं तो ए को बोला जाएगा सबसेट, सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज द सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए। इस रिलेशन से जुड़ने वाले दोनों सेट का अलग अलग नाम है। इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है वो सेट आपका सबसेट गिना जाएगा, सबसेट ऑफ बी, और यहां पे जो बी है इट इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो बेसिकली ये होता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर also element of set B, then A is the subset of set B। यह आपकी डेफिनेशन है वर्बली, यानी कि हम इसको अगर समझना चाहें तो ये डेफिनेशन से समझ पाएंगे कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज द सबसेट ऑफ सेट B। एग्जाम्पल लेके अगर देखें, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है, ए सबसेट बी। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये जो वर्ड लिखा है ऑल, ऑल एलिमेंट के लिए एवरी ऐसा एक सिंबल है। इफ एवरी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू वर्ड का क्या मतलब है वो हम थोड़ा आगे फिर डिस्कस करेंगे। ये वर्ड है बिलोंग्स, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। जैसे वी बिलोंग टू इंडिया, हम इंडिया का एक पार्ट है, वैसे ही और सेट थियरी बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, सेट थियरी अपना मैथमेटिक्स का पार्ट है, वैसे एक्स किसका पार्ट है? ए का। तो ये बिलोंग्स टू सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एक्स है वो हम कहां से लेंगे या कहां से बिलोंग करेगा? सेट ए में से, जो कि हमारा यहाँ पे सबसेट की पोजीशन में है, सबसेट की पोजीशन में। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स, ये ऑल द एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या मतलब हुआ कि ये कंडीशन है, ये इसका कंक्लूजन है कि अगर किसी भी एलिमेंट मैं एक्स में एक्स की वैल्यू ए में से ले लूं और अगर एक्स बिलोंग्स टू ए ट्रू है, उस सिचुएशन में एक्स बिलोंग्स टू बी भी ट्रू है, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट ऑफ सेट बी ऑल्सो, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हमारी वर्बल डेफिनेशन थी, ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। दोनों चीजें जब आप कोई भी टेक्स्ट बुक रिफर करोगे तब मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंटेशन किया होगा, तो हमें अगर मैथमेटिकल सिंबल या नोटेशन पता नहीं चलते तो उस चीज को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, ये ऑल का सिंबल है, ऑल एलिमेंट्स या एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए सबसेट बी डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये एवरी एक्स का सिंबल जो है एवरी, वो आपको याद रहना चाहिए। बिलोंग्स टू ये याद रहना चाहिए। इंप्लाइज का मतलब क्या होता है कि इंप्लाइज से पहले होती है कंडीशन कि अगर मैं एक्स की वैल्यू ए में से ले रहा हूं, इंप्लाइज के बाद कंक्लूजन है कि अगर वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ए बी का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट के कुछ एग्जाम्पल लेके बताऊं कि सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर सपोज 1 2 3 4 8 9 एंड 10 है, तो यहाँ पे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। और अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हियर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसमें एक चीज ये नोटिस करने लायक है कि सपोज किसी सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे ए के अंदर 1 2 3 5 8 9 10 12 14 इतने सारे एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर अगर हम देखें 1 2 3 4 अप टू 10 12 13 15 एंड 18 इतने एलिमेंट्स हैं, तो ए सबसेट बी होगा क्या? ए सबसेट बी होगा। तो 1 2 3 4 5 ये 1 से लेके 10 में आ गया, तो अप टू 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो 12, तो 12 प्रेजेंट है, सेट बी के अंदर भी 12 प्रेजेंट है। इसके बाद 14 एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर कोई एक भी एलिमेंट
सेट ए का अगर बी में प्रेजेंट ना हो तो उसका मतलब सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो रीजन क्या होगा कि हियर 14 बिलोंग्स टू ए एंड 14 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो देयरफॉर ए इज नॉट सबसेट बी। ये नॉट सबसेट का सिंबल कैसा होगा कि सबसेट के सिंबल पे अगर क्रॉस लाइन कर दी जाए, सबसेट का जो सिंबल था हमारा उसके ऊपर क्रॉस लाइन कर दे तो ये ए नॉट सबसेट बी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो सबसेट होने की रिक्वायरमेंट क्या है? सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन सबसेट ना होने के लिए एक आध एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट नहीं है उतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट। किसी भी सेट के कितने सबसेट मिल सकते हैं? तो सपोज मैंने a इक्वल टू लिया हुआ है, a स्मॉल a एक एलिमेंट है मेरे पास, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू 1। n ऑफ a ये बोला जाता है n ऑफ a, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की मेथड होती है n ऑफ ए, n ऑफ b। जैसे यहाँ पे मैं n ऑफ b लिख दूं तो ये 10, 11, 12, 13, 14 एलिमेंट्स है सेट b के अंदर। तो इसके लिए अगर मैं लिखने बैठूं तो n ऑफ b होगा 14। सिमिलर वे में n ऑफ a कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n ऑफ a हमारा बन जाएगा 9। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि n ऑफ सेट ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर सेट, और उसका सामने काउंट लिखा होगा। तो अगर इसके सबसेट लिखे, सबसेट इसके अगर मैं लिखने बैठूं तो इसमें एक सबसेट होगा नल और दूसरा होगा सेट इटसेल्फ यानी कि A। थोड़ा और समझने पे पता चलेगा कि ये क्या है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं B के अंदर 1, 2। अगर मैं इसके सबसेट लिखने बैठूं, सबसेट, तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे? तो एक होगा नल सेट ऑलवेज एक सबसेट है। ऐसा क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये इम्प्रॉपर टाइप का है। उसके बाद अगर मैं एक एलिमेंट वाले सेट निकालूं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, फिर यहाँ पे 2 हो सकता है, या फिर ये 1 and 2। सबसेट की डेफिनेशन ध्यान से अगर देखोगे तो किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे सेट जिसमें एक एलिमेंट 1 है उसके सारे एलिमेंट यानी 1 खुद यहाँ पे भी प्रेजेंट है 1, 2 के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला सेट बी का सबसेट हो जाएगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं या सबसेट को लिस्ट करना है तो करना क्या चाहिए? नल सेट से स्टार्ट करो, यानी 0 एलिमेंट सेट से स्टार्ट करो, फिर एक एलिमेंट वाला, फिर 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 वाले, ऐसे सीक्वेंस में आप लिखोगे तो एक भी सेट या एक भी सबसेट आप मिस नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैंने बेटा C इक्वल्स टू ले लिया, यहाँ पे C इक्वल्स टू लिया है 1, 2 and 3, तो इसके सबसेट क्या होंगे? तो इसके सबसेट बनेंगे नल, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी कि एक एलिमेंट वाले जितने भी पॉसिबल सेट थे वो सारे लिख दिए। उसके बाद है 1, 2, फिर होगा 1, 3, उसके बाद 2, 3। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे एलिमेंट 2 है तो 0 एलिमेंट वाले सबसेट, फिर एक एलिमेंट वाले सबसेट, फिर 2 एलिमेंट वाले सबसेट, उसके बाद कितने एलिमेंट वाला आएगा? तो ऑब्वियस है 3 एलिमेंट वाला, और मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट है तो यहाँ पे हमारे सबसेट खत्म हो जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल थोड़ा बड़ा ले लें जहाँ पे 4 एलिमेंट हो। तो सपोज सेट डी के अंदर है हमारे पास 1, 2, 3 and 4, तो इसके सबसेट कौन से होंगे? तो इसका एक सबसेट होगा 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4। ये सारे 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट बन गए। अब 3 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे 1, 2, 3, उसके बाद 1, 2, 4, फिर 1, 3, 4, 2, 3, 4, लास्ट 4 एलिमेंट सेट 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो वो आ रहा है 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट इसके डिफाइन हो सकते थे। अगर मैंने सीक्वेंस तोड़ दी होती, किसी भी सीक्वेंस में कैसे भी लिख दिया होता, तो मैं सारे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर पाता, सारे सबसेट को लिस्ट नहीं कर पाता। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 0 एलिमेंट वाला सेट लिख दिया, फिर 1 एलिमेंट वाले सारे सबसेट लिख दिए, फिर 2 एलिमेंट वाले सेट, 3 and 4 ऐसे सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। अब यहां से बेटा एक चीज देखने लायक ये हो रही है कि अगर मैं यहां पे n ऑफ a लिख दूं और यहां पे नंबर ऑफ सबसेट लिख दूं, तो एक नया रिलेशन डिफाइन होने जा रहा है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 था, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, ये रहा सेट A, तो उसके सबसेट कितने हैं, 2। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो सबसेट कितने हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 2⁻1 इक्वल टू 2 तो भी चलेगा। अगर 3 एलिमेंट है सेट के अंदर, अगर 3 एलिमेंट है तो ये 2�3 इक्वल टू 8, तो इसके 8 सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बेटा 4 एलिमेंट है तो अभी हमने काउंट किया था 2�4 यानी कि 16 एलिमेंट हो गए। तो इन जनरल सपोज n एलिमेंट्स है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे 2n। ये सेम चीजें 0 एलिमेंट के लिए भी पॉसिबल है कि अगर मैं 5 ले लूं, अगर a इक्वल्स टू 5 है तो उसका सबसेट क्या होगा, सबसेट खुद भी 5 होगा, तो एक ही सबसेट मिला मुझे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है मेरे, तो तब 2�0 किसी की भी 0 पावर 1 होती है। मैथमेटिक्स में ये याद रखना, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के किसी की भी अगर आप 0 पावर लोगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारी फॉर्मूला से जो 1 आ रहा है उतने ही वहां पे भी मिल रहे हैं। यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2n जितने। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट is equals to 2n. Hello friends, if you like our content and videos, then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.